अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनको माहौलियाती तब्दीली के बाइस खासी मुश्किलात का सामना है, बल्कि अगर गिना जाए तो 5वें 6वें नंबर पे पाकिस्तान आता है, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज एक बड़ी रीज़न है जिसका लोग जो है सफ़र भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुश्किलात भी हैं, जिसकी एक बड़ी वजह जो है कार्बन एमिशन है। आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, इसके साथ साथ आए रोज़ आंधियों का आना, बारिशों का कम होना, गैर मुतवक्का तौर पर बारिशों का हो जाना, खुश्क साली का होना, ये वो सारे के सारे अवामिल है जिसकी वजह से जो है एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसकी बड़ी रीज़न दुनिया भर में जो है वो कार्बन एमिशन को समझा जाता है। तो ये किस तरह पाकिस्तानी सोसाइटी को, माशरे को और पाकिस्तानी लोगों को मुतासिर कर रही है, ये आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का वाहिद जरिया है। कार्बन अखराज करने वाले दुनिया के 184 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 156वें नंबर पर है। दुनिया के कुल कार्बन एमिशन में पाकिस्तान का हिस्सा महज 0.52% है। पाकिस्तान में कार्बन अखराज के बड़े जराए गैस और पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल है। मुल्क में 3 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स हैं, जिनमें 70 लाख कारें जबकि 2 करोड़ 30 लाख मोटरसाइकिल शामिल हैं। पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत का 77.3% हिस्सा इस्तेमाल करती है। ट्रांसपोर्टेशन मुल्क भर में 43% कार्बन एमिशंस की वजह है। ये जी अदाद शुमार है पाकिस्तान के हवाले से। हमने देखा कि जो गाड़ियां जो फ्यूल पे चल रही हैं वो कार्बन अखराज की बड़ी वजह है। इनको रिप्लेस अगर किया जाए तो कार्बन एमिशंस जो है पाकिस्तान उसमें कमी ला सकता है। पाकिस्तान की इस हवाले से जो पॉलिसी है 2024 की, उसके मुताबिक अगर देखा जाए मुल्क भर में 2030 तक हमारा ये प्लान है कि 3000 हमने इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियों के हवाले से जो चार्जर जो प्लेसेस होती हैं वो हमने इंस्टॉल करने हैं। इसके साथ साथ 30% जो गाड़ियां हैं उनको भी हमने रिप्लेस करना है। हमने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, उनको हमने मार्केट में लेके आना है। एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान से कैसे नबर आजमा होगा और क्या हुकूमत पाकिस्तान की प्लानिंग या बजट भी आ रहा है, हुकूमत इस शोबे के हवाले से क्या सोच रही है, आज के प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दानिश खालिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड स्ट्रेटजी BYD पाकिस्तान मेगा मोटर्स कंपनी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ फरहान बुखारी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडिटर हैं बिजनेस एंड इकॉनमी हम न्यूज़ के। दानिश साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। न्यू एनर्जी व्हीकल्स मौजूदा टाइम में पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जब हम न्यू एनर्जी व्हीकल्स की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की गाड़ियाँ आती हैं। एक होती हैं फुली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एक होती हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये दोनों वो गाड़ियां हैं जिनकी अगर हम बात करें आइस जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कहलाती हैं, द कन्वेंशनल कार्स, उनके हिसाब से जो इसमें टेल पाइप एमिशंस कहलाती हैं उसमें तकरीबन 50 to 60% रिडक्शन है अगर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, और अगर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो तकरीबन 80% तक की टेल पाइप एमिशन की रिडक्शन है, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करते हैं उसकी रिडक्शन की। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम बात करें तो 2 मेजर इम्पैक्ट हैं जो कि न्यू एनर्जी व्हीकल के हो सकते हैं। देखें, इस वक्त हम अगर अपनी फ्यूल इंपोर्ट्स की बात करें तो तकरीबन 14 to 16 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज़ टूवर्ड्स फ्यूल इंपोर्ट्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। और हमें पता है कि हमारी माशी हालत ऐसे हैं कि हमें कुछ पहले भी इश्यूज़ हो चुके हैं विद आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दैट वी हैव फेस्ड इन द पास्ट। उसको नज़र रखते हुए अगर हम देखें इस 15 बिलियन डॉलर का अगर हम नंबर लें, इसमें से तकरीबन 60 to 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो जाती है टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो हमारा एक एक्सपोजर हो रहा है जो फ्यूल इंपोर्ट्स में जा रहा है विच इज़ प्रीडोमिनेटली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यूसेज, और जो सेकेंडली जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो है हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर। आपको ये पता है कि ये UN की भी एक रिपोर्ट आ चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, एंड इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस हमें ये भी पता है कि ये हमारे एक्शंस की वजह से इतना नहीं है जितना हम इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं because of climate change. Now, what does this translate into? हम देखते हैं कि जैसे ही विंटर मंथ्स आते हैं, a lot of the cities in Pakistan, including places like लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, इवन कराची, वहाँ पे स्मॉग के बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अगर हम उसकी बात करें तो वो goes beyond 1000, which is hazardous level according to जो UN की specifications हैं। तो these are the 2 direct impacts that we feel जो कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स जो हैं जिसको एड्रेस कर सकती हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आपने बजा फरमाया कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान खासा मुतासिर हो, बल्कि रीजन खासी मुतासिर हो रही है। हमारा उस तरह से पार्ट नहीं है उसमें, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह फ्लड्स आए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में टेम्परेचर हाई हो रहा है, एक बड़ी रीज़न है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, न्यू एनर्जी व्हीकल की जानिब जा रही है, तो हम भी उस जानिब बढ़ने की जानिब कहने के गामजन हैं। बुखारी साहब, कितना ज़रूरी है न्यू एनर्जी व्हीकल मौजूदा टाइम में पाकिस्तान के लिए? जिस तरह अभी बड़ा अच्छे से दानिश साहब ने फरमाया कि हम पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, बड़ा बिल है पेट्रोलियम मसनूआत का जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी कमी आएगी। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज को तो आप देख रहे हैं, उससे पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से मुतासर हो रहा है। यानी हर साल जो हमें उसका सबूत मिलता है, जो एविडेंस मिलती है क्लाइमेट चेंज की, वो पिछले साल से ज़्यादा तकलीफ देह होती है एक हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए। फसलें ख़राब हो रही हैं और मामलात हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन से, कार्बन फ्यूल से जितना जल्दी उस पर इन्हिसार कम करें, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत सिमत में जाने वाली बात है। अब ये न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आम इस्लाम में कहा जाता है, ये बड़ा एक मौसर तरीका है उस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। और लोगों में भी अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पिछले एक दो दहाइयों में ही आप जानते हैं जैसे एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे तारुफ हुआ। आज से 10 साल पहले लोगों को इतनी समझ या इतना तारुफ नहीं था उनका जितना आज है। तो ये एक ट्रेंड है जो कि मेरे ख़्याल में जो कि पाकिस्तान में मुतारिफ इस हद तक तो हो गया है कि अब लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और लोग इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इससे क्लाइमेट चेंज के असरात में कोई कमी आ सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सपेंशन से, तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए एक अच्छा एक रुझान होगा। ठीक है दानिश साहब, अब बजट जो है हुकूमत पेश करने जा रही है, वो कौन से इक़दाम, कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है ताकि सेक्टर को जो है फ़रोग़ मिल सके? क्या आपके माइंड में है इस सेक्टर को आप देखते हैं, कौन सी छूट है जो मिलनी चाहिए इस सेक्टर को? बिल्कुल, आई थिंक देखिए हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, जो पॉलिसी की जहाँ तक सपोर्ट की बात है, उसमें मैं कहूँगा कि वो 2 लेवल पर होना चाहिए। देखें, एक तरफ तो आपको न्यू एनर्जी व्हीकल्स की मार्केट को सेटअप करना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इन्हिसार करना पड़ेगा जो कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए, और फिर उसके साथ साथ आपको सेटअप करना पड़ेगा और प्रोवाइड करने पड़ेंगे इंसेंटिव्स कि जो न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनीज़ हैं वो आके पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट सेटअप कर सकें, लोकल असेंबली पर जाएं, लोकलाइजेशन पर जाएं, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी रख सकते हैं। तो आई थिंक द पॉलिसीज़ नीड टू बी 2 pronged। एक है जो अपफ्रंट कस्टम्स ड्यूटी है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यू एनर्जी व्हीकल्स, उसको कम किया जाए। उसके साथ साथ जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स की जो लोकल असेंबली है, उसके जो पार्ट्स की इंपोर्ट है और जो उसके प्लांट के लिए जो इंपोर्ट है, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी को कम किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मेजर जिसके लेने की ज़रूरत है वो है कि जो इवेंचुअली जो कंज्यूमर के लिए, एक सारिफ के लिए जो इम्पैक्ट आता है वो सेल्स टैक्स का भी इम्पैक्ट आता है। तो जो न्यू एनर्जी व्हीकल के ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसको भी हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि उसकी एडॉप्शन बढ़ सके। ठीक है, ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि 5 साल से जो ज़ायद पुरानी गाड़ियां हैं उनको इंपोर्ट करने के हवाले से IMF की अप्रूवल से गवर्नमेंट जो है कुछ रिलीफ देने जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा जो जो एनर्जी व्हीकल्स हैं, जो कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उसके ऊपर? देखें, जो यूज़ कार्स अगर हम उसकी इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि देयर इज़ एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट अलाउइंग मोर देन 5-year-old यूज़ व्हीकल्स टू बी इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान। देखिए, उसमें आपका ना 2 तरह का इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये होगा कि आपको, अभी मैंने बताया कि आपके पास ऑलरेडी फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व्स कम हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमें इशू आता है, उसमें अगर हम खोल देंगे तो यूज़ कार्स और ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, उसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर जाते हैं तो देखें यहाँ पे डंपिंग के होने का भी ख़दशा है, जहाँ पे पुरानी ओल्ड कार्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर डंप होना शुरू हो जाएं। देखें, इसके अंदर जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है पाकिस्तान की, ज़्यादातर फ्यूल बेस्ड गाड़ियाँ फिर आना शुरू हो जाएंगी, यूज्ड कार्स।
इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट गाड़ियाँ नहीं होंगी। तो जो हम एमिशन रिडक्शन की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो हम कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि ना इन गाड़ियों के ऊपर कोई एमिशंस टेस्टिंग हो रही होती है, ना हमें पता होगा इनकी कोई मॉनिटरिंग हो रही होगी। और ये वो गाड़ियाँ होंगी जो कंट्रीज से आ रही हैं, वहाँ पर भी दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नॉट सो एफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें एडवांसमेंट आती रहती है। अगर हम कोई 10 साल पुरानी गाड़ी अगर ले आते हैं और वो अगर एक फ्यूल बेस गाड़ी होगी, तो वो आपके ख्याल से कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टू द एमिशंस इन द कंट्री। सो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट अबाउट व्हाट दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान। ठीक है, बल्कि आम फहम बात करें, जो पुरानी गाड़ियां हैं वो हमें रोड्स पर जाती हुई ज़्यादा धुआं जो है वो मतलब फैलाती हुई दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू जो न्यू कार्स आ रही हैं। चलें अब गौहर साहब, हुकूमत किस तरह इस सेक्टर को रिलीफ दे ताकि इस सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो कर सके। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि 5 साल से ज़ायद जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको इंपोर्ट करना, IMF से भी हमने इजाज़त ले ली है, एक तरफ उस जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर की कह लें कि इसको फ़रोग देने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मेरा भी दानिश साहब से एक सवाल है जी, क्योंकि ये 5 साल वाली बात अब इन दिनों में बहुत चर्चा इसका हो रहा है और यहाँ तक कि पुरानी गाड़ियों की मार्केट भी इससे अफेक्ट हो रही है। इस्लामाबाद में जो 1-2 जगहों पे जाके शोरूम्स में मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारी ख़रीदो फरोख्त इन दिनों में जब से इतलात आई हैं खासी पुरानी गाड़ियों की कम हो गई है। लोग देख रहे हैं कि आगे तो लोग सोचिए सस्ती हो जाएं, ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, सस्ती हो जाएंगी। अब जैसे दानिश साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे आपकी कंपनी है दानिश साहब, आप कुछ हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आपने सरमायाकारी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपका क्या प्लान है और आप क्या समझते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगी? क्योंकि ज़ाहिर है पुरानी गाड़ियाँ आएंगी तो उनके साथ ना जॉब्स आएंगी, ना उस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इस पे ज़रा आप हमें कुछ बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अभी हम क्या कर रहे हैं। देखें, BYD के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर एज द लोकल पार्टनर ऑफ BYD हमने पाकिस्तान के अंदर मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च कर दिए हैं और उसके साथ साथ हमने अपनी डीलरशिप्स भी लॉन्च कर दी हैं और अब गाड़ियों की डिलीवरी भी हो रही है। तो आप जो बात करें ना अबाउट द क्रिएशन ऑफ जॉब, वो एक्चुअली अभी से स्टार्ट हो गया है। और उसके साथ साथ हम पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू एनर्जी व्हीकल का प्लांट भी लगा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर वहाँ से गाड़ियाँ भी वहाँ से लोकली असेंबल होके शेल्फ पे आना शुरू हो जाएंगी। और देखें, इसमें भी इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें, दैट विल अगेन बी 2 फोल्ड। एक तो वो इम्पैक्ट होगा जो कि अभी हो रहा होगा वहाँ पे उस लोकल कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अब एक पूरी कंस्ट्रक्शन की और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की एक एक्टिविटी चल रही है। और उसके बाद इंशाल्लाह वंस द प्लांट इज़ सेटअप, ऑफ कोर्स उसके बाद से एक ज़्यादा लंबा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा ऑफ जॉब क्रिएशन एंड ऑल्सो इम्पैक्टिंग द होल सप्लाई चेन। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वी आर नॉट ओनली लुकिंग एट लोकल असेंबली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स इन पाकिस्तान, जो कि एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स की ऑलरेडी एक अच्छी यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है और ये और भी बढ़ सकती है जब कंपनीज हमारी तरह की आके प्लांट लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर। सो द इम्पैक्ट इज़ नाउ, क्योंकि हमने अभी से अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, जॉब क्रिएशन भी है एंड ऑफ कोर्स द लॉन्ग टर्म फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वो भी अभी इनिशिएट हो चुका है एंड ऑल्सो विल कंटिन्यू वंस वी गेट इनटू द लोकल असेंबली इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एंड द लोकलाइजेशन। ठीक है साहब, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। एक आम फहम, एक आम आदमी जो है, कंज्यूमर जो है, वो सोचता है कि उस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद नहीं है, रेंज के कुछ मसाइल हैं। तो ये बताएं कि आपकी जो कंपनी है वो इन जो सारे मामले, जो एक आम आदमी के सवालात हैं, इनको किस तरह इसका जवाब देंगे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम न्यू एनर्जी व्हीकल की, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडॉप्शन की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है रेंज एग्जाइटी की। वो ये होती है कि मुझे एक गाड़ी में एक फुल चार्ज के ऊपर कितने किलोमीटर्स मिलेंगे और मुझे कहाँ पे मैं चार्ज कर सकूँगा। और ये एक बहुत बेसिक सवाल है। देखें, हम पूरे एक होलिस्टिक सलूशन को देखते हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आम कंज्यूमर के लिए उसका भी जवाब मौजूद हो। तो हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है हबको ग्रीन, उसके साथ मिलके हम पूरे पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुद लगा रहे हैं और उसके लिए हमने साथ साथ पार्टनरशिप की है लीडिंग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जैसे कि PSO है, जैसे कि टोटल पार्को है, जैसे कि अटक पेट्रोलियम है।
ताकि हम उनका नेटवर्क को यूटिलाइज़ करके वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकें, both within the city and also on motorways and highways. So this is the contribution that we are making. उसके साथ साथ अगर मैं वैसे बात करूं तो हमें गवर्नमेंट को कमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मस्बत फ़ैसले किए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की एक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हो गई है, जिसमें जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज़ हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनसे जो वो बाय करेंगी इलेक्ट्रिसिटी, वो चीपर रेट्स पर होगी। उन्होंने उसकी परमिटिंग भी आसान की है, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी आसान की है, जो कि और बिजनेसेस को भी हेल्प करेगा टू सेट अप द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें रेंज का भी बता दें कि मैक्सिमम कितना रेंज, क्योंकि एक आम जो एक आदमी है, जो आम सारिफ है, कंज्यूमर है, वो बात करता है खुद से डिस्टेंस जो है वो माइंड में बनाता है कि इस्लामाबाद से आपने लाहौर जाना है, लाहौर से आपने अगर कराची तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, तो मैक्सिमम कितनी रेंज है जो गाड़ियाँ अभी आ रही हैं? देखिए, हमारी जो अभी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें तो मैक्सिमम रेंज तकरीबन 600 साढ़े 600 किलोमीटर्स तक है। लेकिन मैं आपके रेंज के सवाल को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास एक गाड़ी है जिसकी अगर रेंज मैं कहूँ 400 किलोमीटर है, और अगर हम एक फुल चार्ज की बात करें तो आपको उस पर 400 किलोमीटर मिल जाएंगे। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई अपनी गाड़ी चलाता है और उसकी टोटल रनिंग इन द ईयर 20,000 किलोमीटर की है, तो इसका मतलब है कि उसको अपनी गाड़ी 50 दफ़ा चार्ज करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि उसको अपनी गाड़ी हफ्ते में 1 दिन चार्ज करनी होगी। तो देखें, जब रेंज एंग्जाइटी को जब हम अनपैक करते हैं तो ऑफ कोर्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी यूसेज कैसी है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, हमारी गाड़ियों की रेंजेस अप टू 650 किलोमीटर्स, विच मींस जिसके अंदर आप बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद वन वे बहुत आराम से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हमने देखा कि लोड शेडिंग, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, तो वो भी इस सेक्टर में लोगों को जाने के थोड़ा सा कहने के माइल करने में मुश्किलात का बाइस बनते हैं। जी बिल्कुल। एक तो वो मसला है क्योंकि आजकल सरप्लस है बिजली, लेकिन लोग अक्सर व बेशतर ये पूछते हैं कि कल को अगर इकॉनमी रिवाइव होगी और अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हुई तो फिर क्या सिलसिला होगा। लेकिन इसमें एक और सवाल है जो दानिश साहब से मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि दानिश साहब, इसमें चार्जिंग स्टेशंस की आपने बात की, इसमें कोई आपकी व्हीकल्स में मसलन कोई ऐसी भी फैसिलिटी है कि लोग अपने घरों में ये कोई चार्जर इसके साथ कोई आप देते हैं कि प्लग इन करके और अपने तौर पे से चार्ज कर सकें? जी बिल्कुल। देखें, मैंने जो आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बात की थी वो थी डीसी जो फास्ट चार्जर्स होते हैं, जो बेसिकली आपकी गाड़ी को 15 से 20 मिनट में चार्ज कर दें, जो टिपिकली आपको हाईवेज़ पे और कमर्शियल चार्जिंग फैसिलिटीज़ में नज़र आते हैं। उसके साथ साथ हमारी गाड़ी के साथ एक 2 to 3 किलोवाट का चार्जर आता है, जो कि आप अपने किसी भी जैसे एसी का सॉकेट होता है उसके अंदर अगर आप प्लग करते हैं तो आप उसको गाड़ी को घर पे ही चार्ज कर सकते हैं, और वो आपकी गाड़ी को तकरीबन 12 से 13 घंटे में या अप टू 15 आवर्स में वो उसको चार्ज कर देगी फुली। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक हायर कैपेसिटी का चार्जर आता है 7 किलोवाट का, जो कि घरों पे इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर वो इंस्टॉल करके कोई घर पे चार्ज करना चाहता है तो फिर वो 5 से 6 घंटे में वो गाड़ी को चार्ज कर देगा फुली। तो ऑफ कोर्स एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको कमर्शियली है वो चाहिए होगा, लेकिन आपको घर पे चार्ज करने की भी ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, मगर इसमें अगर हम क्या उसका नाम है दानिश साहब, इसमें अगर हम कंपैरिजन कर लें दोनों का तो कॉस्ट एफिशिएंट मतलब कितना फ़र्क आएगा? जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, हमारी एक गाड़ी है जिसकी फुल चार्ज पे 400 किलोमीटर की रेंज आ जाती है, ठीक है। उसकी जो बैटरी का साइज़ है वो है 50 किलोवाट आवर, जिसका मतलब है कि अगर आप उसको घर पे चार्ज करते हैं तो वो आपकी 50 यूनिट की बिजली यूज़ करेगा। अगर मैं एक घर का इस वक्त एक एवरेज रेट ले लूँ 55 से 60 रुपये का रेट, तो इसका मतलब है कि आपको 3,000 रुपये में पूरी फुल गाड़ी चार्ज हो जाएगी और आपको 400 किलोमीटर मिलेंगे। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक कन्वेंशनल जो आइस इंजन की व्हीकल होती चलने वाली गाड़ी है, तो उसमें अगर हम ले लेते हैं जी इंजन पे चलने वाली गाड़ियाँ, फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियाँ, तो अगर हम उसका कंपैरिजन करें
तो अगर आपको माइलेज मिलती है गाड़ी के ऊपर 10 किलोमीटर पर लीटर, राइट, जिसका मतलब है कि अगर आप उसको 400 किलोमीटर चलाना चाहेंगे तो आपको 40 लीटर चाहिए होंगे। इस वक्त अगर हम एक लीटर की प्राइस 250 रुपये ले लें तो ये 10,000 रुपये आपको लगेंगे उस 400 किलोमीटर अचीव करने के लिए, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपको 3,000 रुपये में मिल रहा है। तो वो जो प्राइस है ना, जो आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 1/4 से 1/3 हो जाती है आपकी, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। और सेविंग्स जो है वो सिर्फ यहाँ नहीं एंड होती, क्योंकि ये एक इंजन बेस्ड गाड़ी नहीं है तो इसकी इंजन बेस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑल्सो रिड्यूसेस बाय अप टू हाफ। ठीक है, मतलब कि आपने इंजन ऑयल जो है वो नहीं डलवाना, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बचत होती है, मतलब आप गाड़ी पे खासा इंजॉय कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी हाई हैं, इंसान सोचता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, कोई टूर प्लान करना हो तो वो अपनी जेब को भी देख रहा होता है, तो यहाँ पे आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फीचर्स बड़े जो है, एक आम आदमी बात करता है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ अमूमन असेंबल होती हैं उसमें उस तरह के फीचर्स नहीं होते जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट की जा रही होती हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जो आपकी कंपनी है जो गाड़ियां पाकिस्तान में लेकर आई है, उसके फीचर्स इंटरनेशनल जो आप कह लें कि एक म्यार है उसके मुताबिक कितने हैं? बिल्कुल, देखें, BYD जो है वो नंबर 1 न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनी है पूरी दुनिया में। तो जब हम उनको भी पाकिस्तान में इंपोर्ट करके उनकी गाड़ियां लेकर आए हैं तो वो टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स के साथ आए हैं। उसके अंदर बहुत आपकी फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं, उसके साथ साथ सेफ्टी भी है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो BYD की जो बैटरी यूज़ होती है उसके अंदर उसको कहा जाता है ब्लेड बैटरी, बिकॉज BYD एक पहले प्रीडोमिनेटली एक बैटरी कंपनी थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो वो बैटरी यूज़ कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, तो उसके सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक वो कहते हैं नेल पेनिट्रेशन टेस्ट, वो एक करवाते हैं टू कंपेयर द सेफ्टी ऑफ दीज बैटरीज। तो जो BYD बैटरी है, अगर उसमें नेल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है तो इट स्पार्क्स, राइट। जो अगर आप किसी और कन्वेंशनल बैटरी को अगर देखें तो वही टेस्ट में से गुजर के इट एक्सप्लोड्स। सो दैट इज़ द डिफरेंस जो सेफ्टी की एक है। उसके साथ साथ द फीचर्स आर टॉप ऑफ द लाइन। आपकी सेफ्टी फीचर्स हैं, एक ADAS कहलाता है जिसमें आपकी असिस्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं आपको पार्किंग असिस्टेंस मिलती है, आपको लेन स्विच असिस्टेंस मिलती है, आप जब ब्रेक कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट आता है। तो ये सारे फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन आर अवेलेबल जो हमने BYD की गाड़ियाँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हैं, बिकॉज हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि कस्टमर को हक है उसका कि उसको अगर वो एक टेक्नोलॉजी की एडवांस गाड़ी ले रहा है तो उसको वो सारे फीचर सेट मिलें। ठीक है बगैर साहब, एक बल्कि आम फहम यहाँ पे एक बात होती है कि आपने अगर बैटरी वाली कार ले ली है तो 2-3 साल बाद आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ जाती है, मतलब लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो और लोग कहते हैं कि लंबा ही बिल होगा, फिर लंबा बिल होगा, तो उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। 3 साल बाद फ्यूल और इलेक्ट्रिक कार वो बराबर ही आप पहुँचती है, बस लोगों के में ये राय पाई जाती है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दानिश साहब के सामने सवाल रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दानिश साहब, आपसे एक चीज़ ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि बैटरीज की जो लाइफ है उसके हवाले से खासी बात होती है। कंज्यूमर बात करता है कि 2 से 3 साल बाद उसको चेंज करवाना पड़ जाता है, तो कितनी लाइफ होती है अमूमन जो बैटरीज होती हैं गाड़ी के अंदर? देखें, बैटरी की जो लाइफ होती है उसको लाइफ साइकिल में हम मेजर करते हैं। तो मैं आपको उसी गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ जिसकी मैं अभी बता रहा था कि रेंज जो है वो 400 है। अगर हम उसकी बैटरी की बात करें तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 3000 लाइफ साइकिल है। इसका मतलब है कि आप उस गाड़ी को 3000 दफ़ा चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप वो गाड़ी की आपको एक फुल रेंज 400 किलोमीटर मिलती है तो आप अगर उसको 3000 से मल्टीप्लाई करें तो दैट गिव्स यू 1.2 मिलियन किलोमीटर्स। अब आपको पता है मैं और आप गाड़ियाँ इतने लंबे अरसे के लिए चलाते नहीं हैं, लेकिन अगर इसमें एक और भी हम फैक्टर को कंसिडर करें, इस 1.2 मिलियन किलोमीटर्स के बाद BYD का क्लेम ये है कि जो बैटरी है वो अपनी 80 या 85% एफिशिएंसी लेवल पे चला जाएगा, तो इट विल नॉट डिप्लीट। ये हमारी
जो फ़ोन की बैटरीज़ है ये उस तरह की बैटरी नहीं है कि हमें 1-2 साल बाद बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है उसकी एफिशिएंसी। ये हम बात कर रहे हैं कि 1.2 मिलियन किलोमीटर चलने के बाद इसकी एफिशिएंसी 80 to 85% पर आएगी। और यही वजह है कि जो BYD ने जो गाड़ियाँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हैं उसके लिए हमने 8-8 साल की बैटरी के ऊपर वारंटी दी है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ठीक है बुखार साहब, 12 लाख किलोमीटर तक मतलब कि बैटरी आपकी मतलब ओके रहेगी, चलेगी, बड़ी अब जो पुरानी हम कन्वेंशनल गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख इससे ज़्यादा तो गाड़ी चलती नहीं। जी बिल्कुल, बड़ी लंबी मियाद है, लेकिन असल मसला वही फिर आ जाता है कि लोगों को कायल किस तरह किया जाए। क्योंकि कई जगह पे मुझे इत्तेफाक हुआ है कि जो एविडेंस होती है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से या मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो अगर शेयर करें तो लोगों को उसे अब्जॉर्ब करने में, एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है, लोग फ़ौरन नहीं मानते। ये एक चैलेंज है और बहरहाल सारी बिजनेसेस BYD समेत सब बिजनेसेस को इस चैलेंज को किसी ना किसी तरह देखिए कंपनी से तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसने तो उस तरह से देखना है। गवर्नमेंट की सतह पे कैसे लोगों में एक्सेप्टेंस लाने के लिए, लोगों को माइल करने के लिए चीज़ें हो सकती हैं? देखिए गवर्नमेंट की तरफ तो ये है कि आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले जब एक ख़बर आई थी कि पंजाब हुकूमत से शायद वो डबल कैबिन्स बहुत सी ख़रीद रहे थे, तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी और बिल आखिर उन्हें कुछ पीछे सरकारी अफसरान के लिए। जी बिल्कुल, सरकारी अफसरान के लिए। तो ये अगर इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है, अगर आप हुकूमत से ये कहें और वो मान भी जाएँ कि जी बहुत सी गाड़ियाँ EVs ले लें, तो दूसरी तरफ वो उस पर तनकीद भी होगी कि क्या ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है। मेरे ख्याल में फ़ोकस जो है वो प्राइवेट कंज्यूमर्स को होना चाहिए, प्राइवेट कार बायर्स को, वो भी बड़ी तादाद है मुल्क में, और एक दफ़ा वहाँ पे टेक ऑफ कर जाए और इसका लोहा मनवा लिया जाए तो फिर उसके बाद हुकूमत को भी बहरहाल कायल करने की कोशिश की जा सकती है। कंपनी ज़ाहिर है कायल करे हुकूमत को कि देखिए ये हमारी ये एक प्रोडक्ट है, लोगों में इतनी कामयाब हुई है और अब हम इसे आपको भी देना चाहते हैं। ठीक है दाई साहब, इसमें जो गवर्नमेंट का 2030 का कहने के एक हदफ रखा है गवर्नमेंट ने कि 30% तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो मार्केट में लेके आएगी गवर्नमेंट, क्या ये मुमकिन हो पाएगा इतनी जल्दी? देखें इसके बहुत कम चांसेस हैं ऐसे होने के, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा इस 30% को अगर हम अनपैक करें, वी आर 5 years अवे फ्राम 2030। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सिर्फ 4 व्हीलर व्हीकल की मैं बात करता हूँ, अगर सिर्फ गाड़ियों की बात करता हूँ, तो इस वक्त तकरीबन 4.5 मिलियन गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। वो 30% हदफ का मतलब है कि हम एक पॉइंट पे जाके तकरीबन 12 लाख गाड़ियाँ हमारे पास कन्वर्ट हो सकी हों तो हम उस लेवल तक पहुँचेंगे। आर वी एबल टू डू दैट इन द नेक्स्ट 5 years? दैट इज़ हाईली अनलाइकली, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें वो डेफिनेटली वो स्टेप्स हमें अभी लेने की ज़रूरत है ताकि हम उस तरफ पहुंच सकें। मे बी शायद हम 2030 में ना पहुंचें, उसके बाद पहुंचें, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे आप भी कह रहे थे अर्लियर उसके थ्रू जा रही है। इस वक्त हर जगह हर मुल्क में न्यू एनर्जी व्हीकल की अडॉप्शन बढ़ रही है, तो वी शुड बी फॉलोइंग इन द सेम। और देखिए हमें इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न्स कि अब दुनिया में इतनी ज़्यादा न्यू एनर्जी व्हीकल्स हो गई हैं, वो उसकी वजह ये है कि पहले एक ज़माने में जो बैटरी की प्राइसेस होती थी, विच इज़ अबाउट 50 to 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, वो बड़ी हाई होती थी। अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि हमारी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ द राइट इंसेंटिव्स, तो हम इसकी NEV की एडॉप्शन बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो डिफरेंट अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ के करीब मोटर व्हीकल्स हैं, जिसमें 2 करोड़ और 30 लाख मोटर बाइक्स हैं। तो क्या आपकी कंपनी का कोई फ्यूचर में इस तरह का भी प्लान है कि मोटर बाइक भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए पाकिस्तान में? बाइक कह लें, इलेक्ट्रिक बाइक। देखें BYD जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स तो नहीं बनाती, लेकिन सर्टनली 4 व्हीलर्स के अलावा फ्यूचर में जो मास ट्रांजिट है वो भी एक ऑप्शन है। आपकी बसेस की कन्वर्जन है टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू प्लग इन हाइब्रिड्स, वो डेफिनेटली ऑप्शंस हैं। वी डू नॉट मैन्युफैक्चर बाइक्स, तो वो बाइक का हमारे पास शायद अभी तो ऑप्शन नहीं है, मे बी इन द फ्यूचर। जैसे जिद्दत आएगी हो सकता है टाइम के साथ बुखार साहब कि कन्वर्ट करना लोगों को, मतलब निचली सतह पे बाइक से फिर गाड़ी, मतलब कायल करना लोगों को। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक्स तो BYD की नहीं होंगी, लेकिन वैसे मार्केट में आपको ऑप्शंस
कुछ ना कुछ नज़र आते हैं और ये चंद सालों से सिलसिला चल रहा है। हाँ। लेकिन वही बात है कि बड़े पैमाने पे लोगों ने अभी तक नहीं इख्तियार किया। वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में लोग उस तरफ भी जाएंगे। मेरा दानिश साहब से एक सवाल ये है कि दानिश साहब, आपकी जो लोकल वर्क फोर्स होगी, ज़ाहिर है आप लोगों को रिक्रूट करेंगे, आपकी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ होंगी, आपने अपने प्लांट के बारे में बताया, तो क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग इतने अफराद की हो सकेगी कि चंद साल में पाकिस्तान में कोई और ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी मज़ीद सरमायाकार लेके आएँ और उसके लिए उन्हें लेबर फोर्स यहीं पे तैयार मिल जाए? आपने बहुत अहम सवाल पूछा है और इसका जवाब है बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी हमने बात की है अपनी डीलरशिप्स की, जिसमें हमने अपनी सर्विस स्टेशंस भी बनाए, सर्विस एरिया भी बनाए। हमने अभी से उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू की हुई है। तो ना सिर्फ हम जो प्लांट की बात कर रहे हैं, हमने वो काम अभी से किया हुआ है, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत नई चीज़ है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, और हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो टीम के टेक्नीशियंस हैं वो मुल्क से बाहर भी जाते हैं, मुल्क के अंदर भी चाइनीज़ टीम आती है, उनको ट्रेन करती है। अच्छा, इस लेवल को हम और ज़्यादा एक दूसरे सतह तक लेकर जाएंगे जहां हम बात करते हैं प्लांट की, क्योंकि वो तो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक जॉब होगी जिसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दरकार है। तो हमारे पूरा प्लान रेडी है कि हम उस प्लांट के लिए जो हम रेडी कर रहे हैं उसके लिए हमें वो वर्क फोर्स भी रेडी करनी है, जिसके लिए हम अपना एक ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बना रहे हैं प्लांट के ऊपर, और उसके साथ साथ हम अपनी टीम को बाहर चाइना में, थाईलैंड में जहां रिक्वायर्ड होगा वो टीम ट्रेनिंग के लिए भी जाएगी, ताकि वहां से भी लर्न कर सके कि वो प्लांट्स ऑपरेट कैसे होते हैं। देन वी ब्रिंग बैक द सेम एजुकेशन हियर। और देखिए, हम एक बहुत अच्छी चीज़ में बिलीव करते हैं, हम आज भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर वाली साइकोलॉजी। अगर हमारा एक बंदा वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेकर आता है तो वो वापस आके यहाँ पे अपने 20 कॉलीग्स को ट्रेन करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग। ठीक है, यहाँ पे जो कामयाब मॉडल्स हैं हमारे पास, यूरोपियन कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। अब तो बल्कि सऊदी और यूएई में भी खासा एक कल्चर जो है आम होता जा रहा है। तो हम पाकिस्तान में रहते हुए किस कंट्री का मॉडल ऐसा है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं, जिसको देखकर हम सीख सकते हैं? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ अमेरिका हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, न्यू एनर्जी व्हीकल्स की, क्योंकि आई थिंक जनरली स्पीकिंग एक थोड़ा सा एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी ज़्यादा है। वो थोड़ी एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, इसलिए उनकी एक रुझान है उस तरफ। हमें मेरे ख्याल से अपने रीजन में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रीजन में डेवलपिंग इकोनॉमी ज़्यादा हैं, उनके और हमारे सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर हैं। तो अगर हम एक प्राइम एग्जांपल लें तो मे बी थाईलैंड कुड बी अ प्राइम एग्जांपल। थाईलैंड के अंदर इस वक्त उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी चल रही है, उसको कहते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल 3.5। जस्ट इमेजिन कि वो 3.5 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके 3 वर्जन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उस पॉलिसी के अंदर वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स दैट दे हैव ऑफर्ड इज़ कि वो कहते हैं कि देखिए, आपको पहले करनी है मार्केट इस्टेब्लिश। उस मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए आपको गाड़ियाँ मंगवानी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने पहले छूट दी ड्यूटीज़ के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए, उसको उन्होंने टाई कर दिया कि आप अगर अपना प्लांट लगाएंगे तो ये आपके लिए छूट अप्लीकेबल है। अगर आप विद इन 3 ईयर्स अपना प्लांट नहीं स्टार्ट कर सकते तो फिर आपके ऊपर इसके पेनल्टीज़ लगते रहेंगे। तो आई थिंक इस तरह की अगर हम पॉलिसी लेकर आएँ जहाँ पे वो कंपनीज़ जो कि आके मार्केट भी इस्टेब्लिश करना चाहती हैं और ये इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट भी करना चाहती हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर लोकली असेंबल करें और लोकलाइज करें गाड़ियाँ, तो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ पॉलिसी इंस्पिरेशन दैट वी शुड टेक फ्रॉम अ कंट्री लाइक थाईलैंड। ठीक है, मतलब मॉडल मौजूद हैं, उसके ऊपर अमल पैरा भी हैं, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से गाड़ियाँ बना रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस की जानिब हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, आप गौहर साहब मास ट्रांजिट की जिस तरह भी बात कर रहे थे, ऑलरेडी इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं डिफरेंट रूट्स के ऊपर चल रही हैं, इसको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। बात यह है कि हमारे मुल्क की तारीख़ तो ये है कि हम शुरू कर देते हैं और कई जगहों पे तकमील हो जाती है, कई जगहों पे नहीं होती। मसलन एक ज़माना था, ये 70s की बात है, कि बहुत शोहरत हुई कि जी लाहौर से खानेवाल तक इलेक्ट्रिक ट्रेन वो चला भी करती थी, और वो चला भी करती थी, लेकिन वो कई साल तक
लाहौर से खाने वाली रहा, अब वो खाने वाल से आगे वो प्लान गया करते रहे, डिफरेंट मिनिस्टर आते थे, ऐलानात करते थे, कराची तक ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक वो नहीं हो पाया। तो जो भी हम करें पॉलिसी के नुक्ता नज़र से वो ऐसा करें कि उसे मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं और उसमें कोई नतीजा निकले जिससे हमारी मुल्क की बेहतरी हो। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और जो एक्सपर्ट हैं जो शोबे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे रिकमेंडेशन लेकर जो है हुकूमत पॉलिसी बनाए। चलें अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद आखिर में पूछेंगे क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या कहेंगे जो लोग जो मेन स्टेक होल्डर हैं हुकूमत से, क्या चाहते हैं कि किस तरह हुकूमत शोबे को तरक्की दे सकती है, किस तरह ये अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कार्बन एमिशन जो है एक बड़ा मसला है, हम उसे आज सफ़र भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बात भी होती है, हुकूमती सतह पर भी बात होती है, पॉलिसीज़ बनती हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो बड़ी अहम हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन जो है यहीं से हो रही है। ठीक है दानिश साहब, अब ये बताएं कि हुकूमती सतह पर किस नोयत की पॉलिसीज़ बने जो देरपा हों, लॉन्ग टर्म हों और जिसके जो फ़वाइद हैं वो मिल सकें। बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छे पॉइंट पे जो है नज़र डाली है। वो ये है कि देखें, द पॉलिसी हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एंड द पॉलिसी हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म। आपको ये देखना होगा और अंदाज़ा लगाना होगा कि अगर कोई कंपनी आती है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने या प्रोजेक्ट लगाने, तो उनको सस्टेनेबल एक पॉलिसी की इन्वायरमेंट की ज़रूरत है ताकि जो वो आज डिसीजन ले रहे हैं वो अगले 5, 6, 7, 8, 10 साल तक उनको वो उसमें सपोर्ट कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम जो भी गवर्नमेंट से पॉलिसी की बात करते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ये हमने अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, हमने बाकी कंट्रीज़ में भी देखा है कि कंसिस्टेंसी ऑफ एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इज़ बेयर मिनिमम फॉर द पॉलिसी। अच्छा, अब पॉलिसी के अंदर हमें किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि देखें, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ एडॉप्शन को सपोर्ट करे और अट्रैक्ट करे, बट लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो भी प्रोवाइड कर सके पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसके लिए हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो इम्पोर्ट है ऑफ CBU यूनिट्स टू बी एबल टू इस्टेब्लिश द मार्केट, हम उसमें सपोर्ट करें, जो कि किस तरीके से हो सकती है, कस्टम ड्यूटीज़ की रिलैक्सेशन के थ्रू, सेल्स टैक्स की रिलैक्सेशन के थ्रू, ताकि जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं उनकी लैंडेड प्राइस जो है वो कंपेटिटिव रहे फॉर द कंज्यूमर। ये तो हो गया ऑन द CBU साइड। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल बेशक ये फ़ैसला भी कर सकती है, जैसे हमने बाकी इकोनॉमीज़ में भी देखा है, कि वो इस इंपोर्ट को टाई इन कर दें विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और वो आके कहें कि ये हम आपको अलाउ करते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं। वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किस तरीके की होगी कि आप भी यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी लगाएंगे न्यू एनर्जी व्हीकल्स की, और उस न्यू एनर्जी व्हीकल्स की जो प्लांट लगेगा उसके अंदर फिर सपोर्ट दिया जाए। वो सपोर्ट कैसा हो सकता है? जो वो सपोर्ट होगा फर्स्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लांट, तो जो उस प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट आए वो रिड्यूस रेट्स पर आए, उनकी इंपोर्ट इजी बनाई जाए। उसके साथ साथ जो वहाँ से अब गाड़ियों के लिए, क्योंकि हम पहले तो असेंबल करते हैं, पाकिस्तान में लोकल असेंबली होती है और लोकलाइजेशन होती है, तो उसके लिए जो पार्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट हों उसके ऊपर भी आपको कस्टम ड्यूटीज़ की रिलैक्सेशन हो, ठीक है, ताकि वो उनके लिए लॉन्ग टर्म जो हम वो प्राइस की बात करें ना, वो सस्टेनेबल रहे एंड कंज्यूमर के लिए। अच्छा, ये वो मेजर्स हो गए जो लेने की ज़रूरत है एट द लेवल जहाँ पे कंपनीज़ अट्रैक्ट होंगी टू इस्टेब्लिश द फैसिलिटीज़, कंपनीज़ अट्रैक्ट होंगी कि वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करें और मार्केट इस्टेब्लिश करें। इसके साथ साथ कुछ सपोर्ट कंज्यूमर लेवल पे भी चाहिए होगा, जैसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग। अब ऑटो फाइनेंसिंग एक टाइम पे काफ़ी जो है 3-4 साल पहले तक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी पाकिस्तान के अंदर नई गाड़ी की ख़रीद में। अब वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे। तो अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाएं जिसमें अट्रैक्टिव रेट्स पे न्यू एनर्जी व्हीकल्स फाइनेंस हो सके, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसके लिए प्राइस भी अफोर्डेबल हो जाएगी ताकि वो गाड़ियाँ ख़रीद सके और उनको यूज़ कर सके। इसके साथ साथ देखें, एक जो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हमने बिल्कुल शुरू में भी बात करी थी, कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम एक तरफ
अपना फ्यूल इंपोर्ट को कम करने की बात करते हैं, हम एक तरफ अपनी एमिशंस रिडक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ यूज़ कार्स को इंपोर्ट की छूट हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो तो फिर आई थिंक एक नेगेटिव हम डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो आई थिंक हमारी ये भी एक रिक्वेस्ट होगी कि ये जो यूज़ कार की इंपोर्ट है इसको रीअसेस किया जाए, क्योंकि दिस विल डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एमिशंस। ये पुरानी गाड़ियाँ होंगी जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलती होंगी, प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर आपकी इंजन बेस्ड गाड़ियाँ ही आएंगी जो सस्ती पड़ेंगी इंपोर्ट करने के लिए, और फिर उसके साथ साथ आपके पास एमिशंस का भी मसला होगा। और अगर आप इस तरह की इंपोर्ट खोल देंगे यूज़ व्हीकल्स की, तो आपका एक तरफ फॉरेक्स का भी तो मसला है, वो कैसे रिजॉल्व होगा। तो आई थिंक हमारी तरफ से ये कुछ सपोर्ट हैं जो हमें चाहिए हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिखाया है अपना जो कि है ऑन द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे ऐड करने दीजिए। एक कॉन्ट्रडिक्शन आपने बताया कि पॉलिसीज में गवर्नमेंट की नजर आ रही है। गवर्नमेंट के एंड पे क्या होना है आपने बता दिया, कंज्यूमर के एंड पे क्या होना है आपने बता दिया, बजट आने वाला है। तो आप बड़े स्टेक होल्डर हैं, BYD पाकिस्तान एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस पूरे मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोबे में। तो क्या गवर्नमेंट ने आपसे कोई रिकमेंडेशन ली, कोई मुलाकात हुई आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर ख़जाना से, या लोगों से, या जो भी कंसर्न लोग थे, तो आपकी तजावीज़ उन तक पहुँची हुई हैं सारी? जी देखिए, हम कॉन्स्टेंटली इंगेज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ से हमारी इंटरेक्शन रही है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से इंटरेक्शन रही है, जो कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है जो परमिटिंग करता है फॉर एनी इस्टेब्लिशिंग एनी लोकल प्लांट इन पाकिस्तान। हमने जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी, उनसे भी इंटरेक्शन रही है, और हमने उनको यही रिकमेंडेशंस दी हैं हर फोरम पे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं वो प्रमोट हों, और हम ये समझते हैं कि उस प्रमोशन के लिए ये कुछ इक़दामात हैं जो कि गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ एक न्यू एनर्जी व्हीकल के उसके लिए नहीं है, दिस इज़ आल्सो गोइंग टू हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन जो हमने अपने एमिशंस टारगेट रखे हुए हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमें वो अचीव करने हैं। उसके साथ साथ जो हम लोकल इकॉनमी को ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें उसको भी तो सपोर्ट करना है। तो बाय इस्टेब्लिशिंग दीज फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान, जो हम लोकल असेंबली और लोकलाइजेशन करेंगे, उसी से तो रिजुवनेट होगी हमारी इकॉनमी। ठीक है बुखार साहब, कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं वो, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, दूसरी जानिब जो है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट। जी ये एक अजीब सा मामला है, और बल्कि मैं दानिश साहब से अगर आखिर में आपकी इजाज़त से एक सवाल पूछ सकूँ कि दानिश साहब, अगर आपकी जो राय है उसको हुकूमत ने मद्देनज़र ना रखा और बजट में ये पुरानी गाड़ियों के इंपोर्ट अनाउंस हो गई और मार्केट में गाड़ियों की कीमतें भी गिरीं, तो आपका जो सरमायाकारी का जो इरादा है वो किस हद तक मुतासिर होगा? क्या इसमें डिले का भी खदशा हो सकता है? आप अगर कुछ उस बारे में फरमाएं। जी बिल्कुल, देखें, जैसे मैंने आपको कहा, ये वो पॉलिसीज़ हैं जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। और देखें, हम भी रिस्क को समझते हैं। एक कंपनी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट करती है, उसके कुछ रिस्क उसके मद्देनज़र होते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी, हमारे जो प्लान्स है उसको इम्पैक्ट करेगी कि हम कब प्लांट को अपने ऑनलाइन लाना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा मार्केट हमें इस्टेब्लिश करनी है। अगर आज हम ये यूज़ गाड़ियों की इंपोर्ट शुरू कर देते हैं और हमारे पास 10-10 साल पुरानी इंजन बेस्ड गाड़ियाँ आ जाएं, पुरानी जो इमिट भी कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, तो फिर हम ये न्यू एनर्जी व्हीकल की मार्केट को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? अगर हम न्यू एनर्जी व्हीकल की मार्केट को इस्टेब्लिश सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम प्लांट कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? उसको हम कब ऑनलाइन लेकर आएंगे? जो हम लोकली असेंबल करने की बात करते हैं, जो जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, वो हम कब लेकर आएंगे? तो हमें इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर के लेवल के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट हमारी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है, और इसका इम्पैक्ट हमारी जैसी कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी है। ठीक है, और सबसे बढ़कर जो इसका कह लें कि इफ़ेक्ट हो रहा है वो एक आम पाकिस्तानी, पूरी रीजन, पूरा खित्ता वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के। नाज़रीन, पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में वो स्पीच याद आती है, मैंने उनको सुना, वहाँ पे बता रहे थे कि जनाब कि हमारा कार्बन एमिशन में पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो 0.1% भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन फिर भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कार्बन एमिशन है दुनिया में, उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर चलने को तैयार है, और इसमें पॉलिसीज़ भी बनेगी, और पाकिस्तान इसमें जो अमल दरामद है वो भी करता हुआ नज़र आएगा। ये ऐलानात तो हुए हैं, लेकिन इसका ग्राउंड के ऊपर ये पॉलिसीज़ जो हैं
नज़र भी आनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।